स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 5 ऑर्गेनली देख लिए थे ना। चलो आज 6th ऑर्गेनली की बात करते हैं, दैट इज योर प्लास्टिड्स। ये एक ऑर्गेनली है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, इसमें है सिर्फ प्लांट सेल में, नॉट इन दी एनिमल सेल। और ये एक ऐसा ऑर्गेनली है जो प्लांट्स को कलर भी प्रोवाइड करता है और क्लोरोफिल जैसा प्लास्टिड खाना बनाने में हेल्प भी करता है। क्लोरोफिल होता है ना खाने बनाने में, फोटोसिंथेसिस। Why green plants prepare their own food? Because they have chlorophyll. उनके पास एक प्लास्टिड होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है ना, जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल कंटेन करता है, ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जितने भी हमारे ग्रीन कलर पार्ट है प्लांट के, कभी कभार तो कुछ प्लांट्स की स्टेम भी ग्रीन होती है ना, स्टेम होती है ना ग्रीन, तो वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। एवरी ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। ऐसे और भी प्लास्टिड्स होते हैं। एवरी प्लांट यू विल गेट डिफरेंट टाइप। जैसे अब कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है, जैसे टमाटर रेड है, तो उसके अंदर कुछ अलग टाइप का प्लास्टिड है जो उसको रेड कलर इंपार्ट कर रहा है। आलू ऑलमोस्ट कलरलेस है समझ लो, तो उसके अंदर अलग प्लास्टिड है जो उसको कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए चलो, प्लास्टिड्स हेड डाल दिए, प्लास्टिड्स इसमें लिखेंगे। These are light microscopic. These are light microscopic प्लास्टिड्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ऑलमोस्ट सभी में अपन ने ये दो वर्ड यूज किया है ना, लाइट माइक्रोस्कोपिक, लाइट माइक्रोस्कोपिक, लाइट माइक्रोस्कोपिक, ओवल शेप्ड लार्ज साइज्ड सेल ऑर्गेनली, ओवल शेप्ड large sized cell organelle, large sized cell organelle found in all the plant cells, found in all the plant cells, full stop. They are absent from, they are absent from, they are absent from, they are absent from, यानी कि किन में नहीं होते हैं ना, absent from prokaryotes, prokaryotes, fungi and animal cells, and animal cells, prokaryotes, fungi and animal cells, ठीक है। नीचे में लिखना, based on their function, based on their function, based on their function, या on the basis of their function भी लिख सकते हैं, based on their function, plastids are of two types, plastids are of two types, based on the function, plastids are of two types, plastids are of two types. फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लीकोप्लास्ट, LEUCOPLAST, लीकोप्लास्ट, PLAST भी लिख लेना, लीकोप्लास्ट हाइफन डाल के लिखिए इसके बारे में। लीकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। लीको, LEUCO, लीको, LEA नहीं है ना, LEUCO, लीकोप्लास्ट, इसका फंक्शन लिखेंगे हाइफन डाल के। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, these are colorless plastids, these are colorless plastids and store the food reserve,
एंड स्टोर द फूड रिजर्व, जो भी बचा हुआ खाना है उसको एज अ रिजर्व स्टोर करके रखेगा फॉर इमरजेंसी। ठीक है, फूड रिजर्व। ठीक है, वही तो लिख रहे हैं अपन। जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोफिल जो है ना वो एक तरह का प्लास्टिड है, समझ लीजिए, जो प्लांट्स में होता है एनिमल में एब्सेंट है। दैट इज द रीजन व्हाई कि प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स आर नॉट। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। और आप ये समझो कि जो अलग अलग कलर के आपको प्लांट्स मिलते दिखते हैं ना, जैसे रोज रेड कलर का है, कुछ रोज येलो कलर के होते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कलर पिगमेंट प्लास्टिड्स। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो नहीं, क्रोमोप्लास्ट लिख रहा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, क्रोमो आया है वर्ड क्रोमा से, और क्रोमा मतलब होता है कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट। जैसे ये कलरलेस प्लास्टिड्स थे, तो ये कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल क्लोरोफिल है। हाँ, क्या लिख रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट। हाँ, हम्म, सब में जितने भी आपके कलर्ड चीज दिख रही है ना, जैसे ब्रिंजल पर्पल कलर का है, तो वो भी एक कलर पिगमेंट के कारण होगा। जितने भी ग्रीन है उसके लिए क्लोरोफिल है, ऐसे हर का एक कलर पिगमेंट होता है जिसके कारण वो कलर उसको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या लिखे? क्रोमोप्लास्ट, हाइफन डाल के लिखना। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ये क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स। दीज आर colored plastids, colored plastids, and help in इनका फंक्शन जो है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन वाला जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहा है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कॉमा पॉलिनेशन। ये वर्ड सुने पहले कभी? कहा, कब? हाँ, क्या करते हैं वो? हाँ, पोलन फ्रॉम एंथर ट्रैवल टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। बट ये किसके कारण हो सकता है? इट मे बी थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू इंसेक्ट। चिपक जाती है, पर वो इंसेक्ट आया क्यों था उसके पास? हाँ, क्योंकि वो अट्रैक्ट हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, वो अच्छे सुंदर फ्लावर को देख करके या उसकी सेंट से, स्मेल से, वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आया किसके पास? फ्लावर के पास, फॉर नेक्टर। हनी नहीं, क्या है? नेक्टर। समझ रहे हैं क्या? तो उस बीच में हो सकता है वो किसी और फ्लावर में भी गया होगा, जिससे पॉलन उसकी बॉडी में चिपका होगा और यहां आकर के वो स्टिग्मा में गिर जाए, तो हो गया ना पॉलिनेशन। तो वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो कलर्ड कंपोनेंट्स है, उन कलर्ड कंपोनेंट्स के कारण इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दी प्लांट। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन एक्सेट्रा। नीचे लिखो, अपन लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है क्योंकि प्लांट्स के पास जनरली लीव्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो नीचे लिखो क्लोरोप्लास्ट, उसी में ही, प्लास्टिड्स में ही क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर वाला, सुन रहे हो क्या? क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे टाइप के प्लास्टिड्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर, बट हम किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं? ग्रीन वाले के बारे में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, बिकॉज उसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है नोन एज क्लोरोफिल, जिसका फंक्शन क्या है? वो लाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को। अगर आपके बॉडी में भी क्लोरोफिल होता ना, तो आप भी अपना खाना खुद बना सकते थे, क्योंकि हम भी फिर सनलाइट ट्रैप करते और खाना बनाते। ठीक है, अच्छा, ये लिखिए नीचे, अ क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। A chloroplast is a green colored plastids. A chloroplast is a green colored plastid. Green colored plastid.
formed of two limiting membranes and two chambers. Formed of, इसका कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं अपन या उसका स्ट्रक्चर, formed of two limiting membrane and chambers. Full stop. It consists, हाँ, ऐसे मेम्ब्रेन, जैसे ये ओवल शेप का है ना, तो उसमें ऐसी दो मेम्ब्रेन होगी लिमिटिंग, और ये दो चेंबर में डिवाइडेड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं जो अपन अभी नेक्स्ट लाइन लिखने वाले हैं। उस रीजन को, एक रीजन को ग्रेना बोलते हैं और एक रीजन को स्ट्रोमा बोलते हैं। ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे मैं ये जो बना रहा था ना, ये ऐसे करके आपके रीजन होते हैं, इनको ग्रेना बोला जाता है। जैसे आप लोग शादी में जाते तो वो प्लेट्स एक के ऊपर एक अरेंज नहीं रहती, स्टैक्ड रहती है ना, वैसे यहाँ पे इस टाइप का एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का बना हुआ है, ये ग्रेना है। और ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो वो स्ट्रोमा है। यहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, अंदर, इनर के अंदर, ठीक है। हाँ, लिखिए, फुल स्टॉप डाल के, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर है ग्रेना स्ट्रोमा। टू मेन पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। टू मेन पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। और यही जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। हाँ, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लिख लिया ना, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, फुल स्टॉप। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तभी देखो, क्लोरोप्लास्ट को ना हम किचन भी बोलते हैं। सेल का क्या है ये, किचन। जैसे घर में किचन में खाना बनता है ना, इसलिए उसको किचन बोल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स की बॉडी में खाना कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या लिखे, इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। सो इज ऑल्सो कॉल्ड kitchens of cell. So is also called kitchens of cell. समझ गए क्या, ठीक है। ये हमारा हो गया छठवां प्लास्ट ऑर्गेनली, विच इज प्लास्टिड्स, विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट सातवां लिखेंगे, सातवां नहीं, वैक्यूल लास्ट में लिखेंगे। वैक्यूल ना सेल इंक्लूजन का पार्ट है। आप लोग याद करो, आपने साइटोप्लाज्म में दो चीजें लिखी हैं, एक सेल ऑर्गेनली और दूसरा सेल इंक्लूजन। तो सेल ऑर्गेनली के ये सब पार्ट है। वैक्यूल एक सेल इंक्लूजन होता है। सेल इंक्लूजन का मतलब ये है डेड पार्ट ऑफ द सेल। ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनलीज है। सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनलीज है। बट सेल इंक्लूजन क्या होता है, डेड पार्ट ऑफ द सेल विच इज वैक्यूल। और उसका काम बस स्टोरेज करने का है, ठीक है। तो एक और पढ़ते चलिए, लिखिए सेवेंथ, सेंट्रियोल्स। CENTRIOLES, सेंट्रियोल्स। ये ऑर्गेनली एनिमल सेल में ही होता है, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। हाइफन डाल के लिखो, इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनली। इट इज अ लाइट, अगेन वहीं से चालू कर रहे हैं अपन, लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनली। लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनली found in all animal cells, found in all animal cells, found in all animal cells। तो ये सब अपने पॉइंट्स डिफरेंस के रहेंगे। हाँ, वी आर एनिमल ओनली, राइट। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा था, ये सब पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं ना, ये इससे अपन डिफरेंस बिटवीन बनाएंगे आखिरी में।
किसका किसका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जिसमें एक पॉइंट आपको पता चल चुका है प्लास्टिड्स का, दूसरा पॉइंट पता चल चुका है सेंट्रियोल का, कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। 2 पॉइंट हो गए डिफरेंस के, ठीक है। हाँ चलिए, क्या लिख रहे हो? इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल एनिमल सेल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखना each centriole is a cylindrical structure. Each centriole is a cylindrical structure which forms cylindrical, cylinder से आया word cylindrical, which forms esters, ASTERS, esters, AS, क्या बोला मैंने स्पेलिंग? ASTERS, एस्टर्स के ब्रैकेट में लिखना। एस्टर्स का मीनिंग क्या होता है? स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, star shaped structure composed of microtubules, TUBULES, composed of microtubules। आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये एस्टर का मीनिंग है। अब देखो ये इसका मीनिंग क्या होता है समझना, जब सेल डिवीजन होता है ना, तब आपके क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है सेल डिवीजन में, तब तो एक जैसा सेल बनेगा ना। अपन क्या पढ़ते कि एक सेल से ही नए सेल बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं ना, तो इसके जैसे 2 सेल बनेंगे यहां पर, तो इसके जैसे बनाएंगे तो क्या होता है समझना है। यहां पर न्यूक्लियस के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमैटिन फाइबर, उसका ट्रांसफर होता है, कॉपी होता है। तो कॉपी होने के लिए क्या होता है ना, उन सेल्स के बीच में इस टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल जैसा स्टार शेप्ड का ऐसा क्या बन जाता है, नेटवर्क, ताकि उस नेटवर्क से क्रोमोसोम्स कॉपी होकर के नए सेल में जा सके। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं एस्टर्स, ठीक है। 2 सेल के बीच में एक स्टार जैसा माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर, ठीक है। तो एस्टर का ये मीनिंग है ब्रैकेट में, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें ट्यूब जैसे जैसे ये आपका सर्कल होके ये स्टार शेप टाइप का कुछ बना रहेगा, है ना, और इसी के थ्रू क्रोमोसोम्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ब्रैकेट क्लोज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसी पॉइंट में चल रहा है ना, फाउंड इन ऑल एनिमल सेल विच फॉर्म्स, अपना लिखे फॉर्म्स एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय बनाएंगे ये सेंट्रियोल्स। एस्टर कब बनाएंगे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, अरे ड्यूरिंग सेल डिवीजन ब्रैकेट में नहीं है, सिर्फ इतना ही तक ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट क्लोज किया ना मैंने, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, movement of chromosomes in the daughter cells, in the daughter cells, in the daughter cells, in the daughter cells। जो नए बन रहे हैं ना, इनको डॉटर सेल बोलते हैं। सुन रहे हैं क्या? जो सेल डिवाइड होकर के 2 नए सेल बना रहा है, दोज 2 न्यू सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, सन डॉटर वाला डॉटर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सेंट्रियोल का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 7 ऑर्गेनली, एक लास्ट और लिखना, पर ऑक्सियोम्स, लास्ट ऑर्गेनली 8 PER, पर ऑक्सीजोम,
पर ऑक्सीजोम्स। जैसे लाइसोसोम्स थे ना, वैसे ये पर ऑक्सीजोम्स है। हाँ, इसमें हाइफन डाल के लिखो। These are electron microscopic. These are electron microscopic. Electron microscopic vesicular structure. Vesicular structure. Vesicular का मीनिंग आपको पता है ना, सर्कल सर्कल जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। लाइसोसोम्स में भी अपन ने ऐसा स्ट्रक्चर लिखा था, वेसिकुलर स्ट्रक्चर। यहां भी लिख रहे हैं, गोल्जी बॉडीज में भी वेसिकल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी साइड्स में वेसिकल्स होते हैं। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट। फाउंड इन कहां कहां पे पाए जाते हैं? फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट। ऐसे सेल्स जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ग्रीन पार्ट्स में। फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट एंड लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स पहले सुने वर्ड कभी? क्या होते हैं वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि वी आर द वर्टिब्रेट्स। हम क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। स्पाइनल कॉर्ड जिनके पास होगी, स्पाइनल कॉर्ड तो समझते हो ना, रीढ़ की हड्डी, तो वो जिनके पास होगी वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, लिवर एंड किडनी सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ये तो उसका प्रेजेंस हो गया, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये कहां कहां पाया जाता है वो हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखना उसका फंक्शन लिखते हैं। each peroxisome consists of two types of oxidative enzymes. ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स which are involved in removal of toxic मतलब जहरीला, toxic substances like हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक कंपाउंड है जो कि टॉक्सिक होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं बॉडी से। ठीक है, तो ये पेरोक्सिसोम का काम है। ठीक, तो ये हमारे सारे ऑर्गेनली हो गए। ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे थे? साइटोप्लाज्म के अंदर। अपन तीन बोले थे ना कि तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक हो गई थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक सेल ऑर्गेनलीज और दूसरे सेल इंक्लूजन्स। तो ये पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। अब ये सेल इंक्लूजन पढ़ते हैं, फिर अपन आएंगे न्यूक्लियस में। ठीक है,
चलो नेक्स्ट हिंट डालना, बड़ा हिंट डालेंगे। ये हो गया हमारा ना 7 टाइप के और 8 टाइप के ऑर्गेनली लिखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हिंट डालो, सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स। जितने भी सेल ऑर्गेनली है सब लिविंग है, पर अगर वो डेड हो जाते हैं तो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर देता है, रिमूव कर देता है। याद है ना, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, क्या नाम दिया था हमने, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग। और अगर पूरे सेल को ही खत्म कर देगा तो सुसाइडल बैग। अगर सिर्फ सेल ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर रहा है तो डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। हाँ चलिए, सेल इंक्लूजन। तो सेल इंक्लूजन हमारे सेल के नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, डेड पार्ट होते हैं। हाँ चलिए लिखिए, दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। सेल इंक्लूजन्स के बारे में लिख रहे हैं, हेडिंग है आपकी सेल इंक्लूजन्स, और इसके बारे में लिख रहे हैं दीज आर नॉन लिविंग, these are non-living structures of the cytoplasm. These are non-living structures of cytoplasm. Full stop. These include, इसमें क्या क्या आते हैं, these include, दो चीजें पढ़ेंगे इसमें। पहला ए लिखना, ए फूड रिजर्व या रिजर्व फूड, रिजर्व फूड। फूड भी तो आपका नॉन लिविंग पार्ट ही हो गया ना, रिजर्व फूड, हाइफन डाल के लिखेंगे। It is present either in the form of grains, it is present either, reserve food, present either in the form of grains, ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टार्च, स्टार्च है ना, ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और ग्रैनुअल्स, और बारीक, ग्रैनुअल्स मतलब और ज्यादा बारीक चीज होगी, समझ गए, और ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स, जैसे फैट वैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंद, ठीक है, ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा। ये फूड हो गया। फूड भी तो नॉन लिविंग चीज है ना, फूड एक बार आपने पका दिया प्लांट को काट करके तो नॉन लिविंग हो गया ना, तो पक चुका है, उसके सारे सेल डेड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बी लिखिएगा, बी वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। देखो इसमें हाइफन डाल के, दीज आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, दीज आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, वैसे इनका सेल छोटा है ना, एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, full stop. These are small sized but many in number. These are small sized, छोटे होंगे पर बहुत सारे होंगे, small sized but many in number, many in number in animal cells, in animal cells, while अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा पर एक होगा, सुन रहे हो, छोटे होंगे तो कई सारे होंगे, पर बड़ा होगा तो एक होगा। इसमें ये किसमें होता है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल के पास एक ही वैक्यूल है पर बड़ा सा है, ठीक है। तो वाइल करके लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वाइल प्लांट सेल हैव सिंगल, वाइल प्लांट सेल हैव single and large central vacuole, and large central, बीच में है, बीचों बीच में, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। इसलिए क्या होता है पता है, जब प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे ना, यहां ध्यान देना एक बार, ये अगर प्लांट सेल का मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, प्लांट सेल की पहचान क्या होती है समझना, प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों के पास है, एनिमल सेल के पास भी और प्लांट सेल के पास भी है, बट
प्लांट सेल में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है विच इज नोन एज सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको? सेल वॉल। अभी अपन सेल वॉल के बारे में लिखे नहीं है, बट सेल वॉल भी होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप की होती है। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है, सुन रहे हो क्या? ये हर को अंदर जाने देगा, क्योंकि उसको पता है सेल मेम्ब्रेन तो रोकने के लिए है अंदर। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो अरे उसका वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है प्लांट सेल को। अरे देखो, हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी को, सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो बाहर पानी गिरा तो अपन क्या करते हैं? अपन दौड़ के अंदर आ जाते हैं, या छतरी लगा लेते हैं ऊपर, या रेनकोट पहन लेते हैं। प्लांट कर पाते हैं क्या ऐसा? हैवी वेदर कंडीशन, हवा चल रही है तेज, तो प्लांट को कोई अलग सा प्रोटेक्शन नहीं है, तो उनके सेल में एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है टू गिव देम एक्स्ट्रा सपोर्ट। समझ रहे हैं क्या? ये उसका काम है। ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेलुलोज, जो हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। स्टार्च हमारा पेट डाइजेस्ट कर लेता है, फैट कर लेता है, प्रोटीन कर लेता है, विटामिन कर लेता है, बट सेलुलोज नहीं कर सकता। या आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, याद है आप लोग शायद 7th या 8th में पढ़े हो, जहां आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, वहां पे गाय का आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। उनको रूमिनेटिंग एनिमल बोलते थे। वो क्या करते हैं? उनके पास 2 पेट होता है, समझ लो, जिसमें वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, वो खाना अंदर जाता है और वो बोलस या बॉल्स बन के वापस उनके माउथ में आता है, जिनको वो दिन भर सगड़ते रहते हैं, चबाते रहते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो उनके पास सेलुलोज डाइजेस्ट करने का स्पेशल एंजाइम है, बट हमारी बॉडी में वो नहीं है, इसलिए हम घास नहीं खाते। हम घास खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके अंदर सेलुलोज होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। पर जब हम सब्जियां खाते हैं तो हम उसको पका लेते हैं पूरी, तो उससे क्या होता है? वो जो सेलुलोज है ना, वो डेड हो जाता है, क्योंकि पका रहे हो आप, तो सेलुलोज ब्रेक डाउन, सेलुलोज क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है। हाँ, हाँ, वो तो अब डेड लीव हो गई ना, क्योंकि देखो इसको, प्लांट को वाटर उसी से मिल रहा था। किससे? प्लांट से ही। आपने सॉइल में वाटर डाला, रूट्स ने उसको खींचा, और ऊपर हर प्लांट, हर पार्ट में सप्लाई किया, तो आपने उसका वाटर वाला पार्ट ही काट दिया ना, तो आगे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी फिर। ठीक है। चलिए, तो क्या लिखे? सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे अ वैक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ, a vacuole is formed of, a vacuole is formed of outer membrane, outer membrane। तो अच्छा, मैं सेल वॉल की, या इधर मैं प्लांट सेल के बारे में बता रहा था। ये प्लांट सेल होता है ना, उसमें वैक्यूल क्या होता है? बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है जिसके कारण न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में है। ये एक और डिफरेंस का पॉइंट हो गया। एक डिफरेंस का पॉइंट ये भी है ना, ये है कि नहीं डिफरेंस का पॉइंट, कि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे हैं पर कई सारे हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही है पर बड़ा है। फिर एक और पॉइंट क्या हो गया, कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट प्लांट सेल में बिकॉज ऑफ बिगर वैक्यूल, सेल आपका जो न्यूक्लियस है उसको साइड में होना पड़ता है। ये एक और डिफरेंस का, अपन 4-5 डिफरेंस का पॉइंट देख लिए। सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल। सेल वॉल का भी एक पॉइंट हो जाएगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो 5-6 पॉइंट हम पढ़ेंगे, लिख लेंगे लास्ट में, पढ़ तो लिए पूरे, लास्ट में अपन लिखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, चलो लिखिए, क्या लिखे? अ वैक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड, इसका मेम्ब्रेन का नाम लिखेंगे टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, एंड अ लिक्विड इनसाइड, इसके पास भी अंदर एक लिक्विड है, एंड अ लिक्विड इनसाइड, एंड अ लिक्विड इनसाइड कॉल्ड सेल सैप। सेल सैप, सैप मतलब लिक्विड होता है, सेल सैप, एंड अ लिक्विड कॉल्ड सेल सैप। ठीक है, एंड अ लिक्विड इनसाइड कॉल्ड सेल सैप। एसएपी ये लिखा तो है,
लिक्विड है उसका खुद का वैक्यूल, जो उसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है, और स्टोरेज में हेल्प करेगा। हाँ, लास्ट लाइन लिखेंगे, वैक्यूल एक्ट एज, काम क्या है इसका, लास्ट लाइन, वैक्यूल्स एक्ट एज, वैक्यूल्स एक्ट एज स्टोरेज सैक्स, स्टोरेज सैक्स, सैक मतलब क्या होता है, बोरी, स्टोरेज सैक्स ऑफ, क्या क्या स्टोर करते हैं अपन इसमें, ऑफ वाटर कॉमा मिनरल्स, वाटर कॉमा मिनरल्स कॉमा टॉक्सिक मेटाबॉलिटीज एक्सेट्रा, वेस्ट बोल लो, है ना, इसको वेस्ट भी बोल सकते हो, टॉक्सिक मेटाबॉलिटीज वर्ड अगर याद नहीं आएगा ना तो यू कैन से वेस्ट ऑल्सो, ठीक है, जहरीला, जहर, टॉक्सिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म खत्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग न्यूक्लियस। हाँ, मतलब वो उसके थॉट्स टॉक्सिक हैं बोलते हैं ना, ठीक है। चलो, एनीथिंग नेगेटिव अपन टॉक्सिक बोल देते हैं ना, तो हाँ, न्यूक्लियस, नेक्स्ट मेन पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसके बारे में अपन एक बात पढ़ चुके हैं कि एक ट्रू न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, हाँ सही बोल रहा है, यूकैरियोट्स में, एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को अपन ने क्या नाम दिया था, जल्दी बताओ, न्यूक्लियोइड, वेरी गुड, क्या नाम दिए थे, न्यूक्लियोइड। वो एक तरह का सूडो यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस था, सूडो मतलब फॉल्स होता है, जैसे अपन सूडोपोडिया बोलते हैं ना, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया का नाम क्या है, मीनिंग क्या है, फॉल्स फीट, जो अमीबा में होती है, जब वो खाना कैप्चर करने जाता है तो कप शेप बनाता है ना, उसी को अपन सूडोपोडिया बोलते हैं। तो सूडो वर्ड का मतलब ही होता है फॉल्स, नॉट ट्रू, सूडो, स्पेलिंग उसकी चालू होती है पी से, PSEUDO, सूडो यानी कि फॉल्स, ठीक है। हाँ चलिए, तो न्यूक्लियस के बारे में लिखेगा, अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, a true nucleus is absent in prokaryotes, a true nucleus is absent in prokaryotes, but is present in all the eukaryotic cells, but is present in all the eukaryotic cells, all the eukaryotic cells। किसने डिस्कवर किया था, अपन लिखे हैं इसके बारे में, who discovered nucleus, रॉबर्ट ब्राउन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, फुल स्टॉप लिख लो नेक्स्ट लाइन में, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देखो रॉबर्ट ब्राउन और हुक में कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि दोनों का नाम रॉबर्ट है बट सरनेम अलग अलग है, एक ब्राउन और एक हुक है। तो हुक, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, बट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, it directs and controls, it directs and controls, direct and controls all the cellular activities, जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको ये डायरेक्ट भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा, ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, comma, so is called director of the cell, so is called director of the cell, इसलिए इसको अपन सेल का डायरेक्टर भी बोलते हैं, सो इज कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ द सेल।
ठीक है, इसी के अंदर हमारे वो हेरिडिटी कंपोनेंट्स भी हैं, डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स। ठीक, गोल्गी बॉडीज तो इसके पास में रहता है, गोल्गी बॉडीज के अंदर थोड़ी ना है। ठीक है, अब मैंने कल भी अपन डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस 4 पार्ट से बना हुआ होता है। बाहर उसकी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर एक डार्क कलर बॉडी को क्या नाम दिया था अपन ने, न्यूक्लियोलस। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोलस। फिर इसका खुद का क्या होता है, लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर। 4 चीजें हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप के लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। nucleus is formed of 4 components. फर्स्ट लिखना, फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाइफन डाल के लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इट इज अ 2 लेयर्ड एनवलप, इट इज अ 2 लेयर्ड एनवलप around the nuclear sap, around the nuclear sap. सैप मतलब ही बताया था मैंने, लिक्विड। ऐसे देखो, ये जो लेयर अपनी बनी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्चुअली ये 2 लेयर थी ऐसी, और इसको एनवलप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच बीच में ना पोर्स है उसके, बीच बीच में क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ठीक है, इस टाइप का आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यहां पे बीच में न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, हाँ, तो 2 लेयर्ड एनवलप, हाँ हाँ वही तो न्यूक्लियस सैप, वही तो है। नहीं नहीं, जेली टाइप का रहेगा, और वो पोर्स होते एकदम बहुत बारीक बारीक पोर्स होंगे, जैसे हमारे मटके में पोर्स होते हैं ना, तो क्या पानी बाहर आ जाता है, क्या लीक होता है, क्या नहीं, बस वैसे ही कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, हाँ, so it is a 2 layered envelope around the nuclear sap, full stop. It is porous, it is porous, porous, it is porous, it is porous and semi permeable। जैसे हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ये भी क्या है, सेमी परमिएबल एंड सेमी permeable, porous and semi permeable, full stop। it regulates the exchange of material। फंक्शन लिख रहे हैं अपन मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन का काम तो यही होता है ना कि ये अंदर बाहर से एक्सचेंज करती है चीजों को, अंदर जो चीज है उसको बाहर जाने देगी, बाहर जो चीज है उसको अंदर आने देगी, यही तो काम है मेम्ब्रेन का। तो इट रेगुलेट्स, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेट, कंट्रोल। जैसे हमारे फैन के रेगुलेटर्स होते हैं ना, जिससे अपन स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। तो वैसे ये भी रेगुलेट्स, समझ गया ना, कंट्रोल करना। तो इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स between nucleoplasm and cytoplasm, between सेल का लिक्विड और खुद का लिक्विड, यानी कि बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। समझ में आया? ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट लिखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट लिखिएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। लिखो इसमें, इट इज डेंस, इट इज डेंस मतलब डार्क, है ना, इट इज डेंस कॉमा स्फेरिकल, dense comma spherical and darkly
स्टेन्ड स्ट्रक्चर, डार्कली स्टेन्ड, डार्क कलर्ड है ना, डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर full stop. It is the site of formation. It is the site of formation. क्या बनाता है ये लिखते हैं. It is the site of formation and storage. दोनों लिखना. Formation and storage of RNA. RNA. जैसे DNA होता है ना, वैसे ही आरएनए होता है. फुल फॉर्म लिखना ब्रैकेट में, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड. जैसे डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए का देखो फुल फॉर्म बहुत सिमिलर है. दोनों में एनए का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड. अब यहां पे राइबो है ना, ध्यान दो इधर, यहां पे डी है तो डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी, बाकी सेम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो आप ऐसे समझना, इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान देना. राइबो न्यूक्लिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, उसके लिए डीऑक्सी वर्ड लग जाता है आगे. बस डी मतलब क्या होता है, रिमूवल. जैसे डिहाइड्रेशन क्या होता है आपको पता है, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर से, बॉडी से वाटर लॉस, तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना. तो वैसे ही यहां से क्या लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे उसको, डीऑक्सी. तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा नाम दोनों का. एक राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड में से ही ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बोलोगे उसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है समझना, इधर ध्यान दो. देखो आरएनए का पहला आर का मतलब क्या, राइबो. ये राइबो वर्ड और कहां पे था, एग्जैक्टली तो ये राइबोसोम्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाएंगे. आरएनए क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स. तो क्या लिखे, साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ आरएनए, सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. तो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. तो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है. थर्ड पार्ट लिखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस सैप भी लिख सकते हैं अपन. न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर आप न्यूक्लियर सैप भी लिख सकते हो. दोनों का मतलब एक ही होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैप. ठीक है, चलो इसके बारे में और नेक्स्ट क्रोमैटिन फाइबर नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना. तो ये लास्ट न्यूक्लियस है, इसके बाद सेल वॉल बचा है और हमारा चैप्टर खत्म. ठीक है, बस फिर लास्ट में अपन को ना प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम और डेफिनेशन पढ़ना है. डायग्राम देखो बहुत सिंपल है, आपने जितने भी ऑर्गेनेल पढ़ लिए ना, अब उसको बस सेल बनाओ और रखते जाओ. ये न्यूक्लियस रख दिए प्लांट सेल का, बड़ा सा वैक्यूल रख दिए, बाहर सेल वॉल बना दिए. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, लाइसोसोम्स रख दिए. ऐसे कर करके हम पूरे सेल को भर देंगे तो बन गया सेल का डायग्राम. गोल्जी बॉडीज बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, एवरीथिंग वी विल मेक इन दैट सेल, तो सेल का डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, चलो थैंक यू. तो एक दो क्लास और लेंगे, एक क्लास में बचा हुआ पार्ट और उसके बाद फिर